Moving towards very interesting topic that is related to Six Sigma. Six Sigma क्या होता है इसका हम ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑलरेडी रिटन है सिक्स सिग्मा किस चीज़ के बारे में। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल या इस्टेब्लिशमेंट। ये किस तरह से सिक्स सिग्मा इन्वॉल्व होता है इन सारे पैरामीटर्स के साथ, ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। सबसे पहले सिक्स सिग्मा होता क्या है, इसका थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये एक्चुअली है क्या। Six Sigma is a set of management tools and techniques designed to improve business by reducing the likelihood or errors. ये तो साफ जाहिर है, पढ़ने से ही हमें पता चल गया कि कोई ऐसी टेक्निक या ऐसा मेथड है जिससे कोई भी एरर्स या जो फॉल्ट्स होंगे हमारे सिस्टम में, हमारे किसी भी प्रोडक्शन लाइन में, किसी भी प्रोसेस में, उनको रिमूव किया जा सकता है, उनको तब्दील किया जा सकता है। ठीक है, it is a data driven approach that uses a statistical methodology for eliminating defects. Again, एक ऐसी अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, ठीक है, जिसमें आपके कोई भी फैक्ट्स और फिगर आपको ऐसे मालूम हो जाते हैं जिसमें आपको कोई एरर्स, फ्लॉज या फॉल्ट नज़र आ रहे होते हैं आपकी प्रोडक्शन लाइन में। आप उनको चेंज कर सकते हैं, आप उनको ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कि उनको तब्दील कर सकते हैं किसी इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर। इसके अलावा जो ये सिक्स सिग्मा है, सिक्स एक काउंटिंग का जो हमारा फिगर है सिक्स, उसके साथ एक सिग्मा SIGMA का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। इस सिग्मा को आपने अक्सर देखा होगा, आप स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में, एल्जेब्रा में भी आप अक्सर पढ़ चुके होंगे। ये जो सिग्मा है ये स्टैटिस्टिकल एक टर्म है, जो इसमें ये जो सिंबल यूज़ की जा रही है ग्रीक सिंबल है, ये स्टैटिस्टिकल टर्म आपके लिए यूज़ की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि कोई वेरिएशन या चेंज को डिनोट करता है। ठीक है, जिसमें कोई वेरिएशन है, कोई चेंज है, उसको डिनोट करता है। लेटर ऑन हम इसको थोड़ा सा साथ साथ स्टडी भी करते जाएंगे। Six Sigma comes from the bell curve used in statistics, where one sigma symbolizes a single standard deviation from the mean. Mean, standard deviation, कोवेरियंसेस, ये सारे आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे, बेसिक अलजेब्रा में, मैथमेटिकल टर्म्स में। ठीक है, आपने इसको सारा कैलकुलस वगैरह में भी स्टडी किया होगा। तो ये जो सिग्मा का जो सिंबल है, ये बेल शेप की तरह का एक सिंबल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, इस फॉर्म में होता है, उसको हमेशा सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। थोड़ा सा हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं, ये कैसे एराइज हुआ, कैसे इसका ओवल्यूशन था, इसकी जो हिस्ट्री थी वो क्या थी, किस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था। डिफरेंट स्टडीज़ हैं इसके बारे में कि ये कब शुरू हुआ था। कुछ स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो 1860s में स्टार्ट हुआ था, जब स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था आपकी कोई प्रोडक्शन लाइन को, उसमें डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ उस टाइम पे। फिर 1924 में इसको मज़ीद जो है यूज़ किया गया, जिसमें आप कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो उसमें कोई वेरिएशन, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो उसमें कोई वेरिएशन लेकर आ रहे हैं एज अ सोल्यूशन के तौर पर, तो उसको सिक्स सिग्मा को तब यूज़ किया गया था। फिर बेहतरीन तरीके से मज़ीद आगे चलते हुए 1986 में बिल स्मिथ ने 1986 में बिल स्मिथ ने इसको यूज़ किया था, जिसको आप बिल स्मिथ को आप फादर ऑफ द सिक्स सिग्मा भी कहते हैं। ठीक है, 1986 में इन्होंने ये मोटरोला के को फाउंडर भी थे और सीनियर साइंटिस्ट भी थे, एज अ साइंटिस्ट काम करते थे। जब
अमेरिकन जो कंपनी है मोटरोला, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि कीपिंग इन ट्यून विद इमर्जिंग मार्केट्स एंड प्रोसेसेस, द अमेरिकन कंपनी मोटरोला डेवलप ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस इन 1986। मोटरोला की जो अमेरिकन कंपनी थी, इन्होंने एक न्यू क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था 1986 में। Over the years, it has been refined and polished into a sound theory of principles and methods aimed at business transformation through a clearly defined process. This finished product is Six Sigma. जब इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, ये प्रोसेस क्यों स्टार्ट किया गया कि इनकी जो मोटरोला की जो कंपनी थी उसमें इलेक्ट्रिकल जो भी प्रोसेसेस यूज़ किए जा रहे थे, जो भी टेक्निक्स यूज़ की जा रही थी, उनमें इनको थोड़ा सा चेंज, थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आनी थी। कोई चेंज चाहते थे या कोई वेरिएशन लेकर आना चाहते थे ताकि इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इन हो सके और कस्टमर्स जो हैं, जितने भी कस्टमर्स इनकी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनका ट्रस्ट इनके ऊपर बिल्डअप रहे। इन्होंने अपनी मैनेजमेंट के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आई ताकि इनका जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाए। इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन लाइन थी, जो इलेक्ट्रिकल आपकी जो जिसमें जितना भी टेक्नोलॉजिकल लाइन में आप एडवांसमेंट थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आना चाहते थे, उसको थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूव किया। जो भी फॉल्ट्स और जो फिगर्स नज़र आ रहे थे उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की, जितने भी उनसे हो सकते थे उनकी मैनेजमेंट ऐसी वो लेकर आए। मैनेजमेंट में क्या किया, न्यू मैनेजमेंट को हायर किया गया जो टेक्नोलॉजिकली लिहाज से बड़ी बेहतरीन साबित हुई कंपनी के लिए। इसके अलावा ऐसे उन्होंने अपने राइवल से कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हैं वो फॉलो की, जो सीखी अपने प्रोडक्शन के लिए कि किस तरह से बेहतरीन मज़ीद की जाती है अपनी प्रोडक्शन को। उन पैरामीटर्स को यूज़ करके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिक्स सिग्मा की स्ट्रेटजीज़ को, ठीक है, जो अगेन सिक्स सिग्मा की टर्मिनोलॉजी यूज़ करने के बाद जो उनके पास फिनिश प्रोडक्ट्स जो आए थे उनको इन्होंने नेम दे दिया सिक्स सिग्मा का। तो टोटली हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। सिक्स सिग्मा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है, हर कोई यूज़ कर सकता है। बेसिकली जो मोटरोला में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम था उसको जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वो सिक्स सिग्मा के पैरामीटर्स पे इंट्रोड्यूस हुआ था। तब जाके सिक्स सिग्मा को एज अ होल इम्प्लीमेंट किया गया। एक स्टडी रिवील हुई जिसमें सिक्स सिग्मा को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगेन आप इसके जो भी टूल्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, उनको डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स में, फिनेंस के डिपार्टमेंट में, सेल्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बहुत ज़्यादा यूसेज है इसका R&D में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको चाहिए होता है। जब भी आप कोई न्यू चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे होते हैं मार्केट में, तो रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च कभी हमारी सही होती है, कभी हमारी गलत भी हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि इतनी ज़्यादा R&D करने के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हमें बेयर करने पड़ते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस स्टेप पे आकर हम स्टक हो गए हैं वहाँ पे फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली बहुत मज़ीद और ख़र्चा करना पड़ेगा। उस कॉस्ट को सेव करने के लिए, कॉस्ट को कट करने के लिए हमें वेरिएशंस लेकर आनी पड़ती। उन वेरिएशंस को हम सिक्स सिग्मा का नाम देते हैं। तो बेसिकली आप अगेन ये भी कह सकते हैं कि ये कॉस्ट सेविंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि गुड मार्केटर के लिए, गुड फाइनेंसर के लिए सबसे बेहतरीन, या गुड बिजनेसमैन के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये होता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो साथ साथ उसने अपनी कॉस्ट कट भी करनी है, कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजी को भी यूज़ करना है। अगर वो कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजी की तरफ मूव नहीं करेगा तो ऑब्वियसली
उसके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी या उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते जाएंगे एज़ कंपेयर टू प्रॉफिट। ठीक है। और अगेन जो हमें ज़रूरत पेश आती है सिक्स सिग्मा को यूज़ करने की, वो क्या है कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स। आपने जहन में रखना है कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स। जिस तरह के भी डिफेक्ट्स होंगे आपकी प्रोडक्शन लाइन में, जो भी आप प्रोडक्ट न्यू इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो डिफेक्ट्स आपको फील हो रहे हैं उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, ताकि आप उसको अगेन जब रिव्यू करते हैं तो आप पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की तरफ मूव करते हैं कि अल्टरनेटिव ए अगर ठीक नहीं है तो यू शुड गो फॉर अल्टरनेटिव बी। अगर आपको अल्टरनेटिव बी अच्छा नहीं लग रहा तो आप चूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिव सी। इसी तरह आपके पास जब डिफरेंट चॉइसेस होती हैं तो प्रॉब्लम का सलूशन निकालना ईजी हो जाता है, ना कि आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करें ज़ीरो से स्टार्ट करने में। ठीक है। द 5 की प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा के 5 की प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर आप मूव करेंगे। अब वो 5 की प्रिंसिपल्स कौन से हैं, इनको भी हम स्टडी करते हैं साथ साथ। सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है सिक्स सिग्मा का, उसके सिंपल गोल्स हैं। क्या गोल्स हैं? डिलीवरिंग नियर perfect goods and services for business transformation for optimal customer satisfaction। आपने वो बेहतरीन गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना उसे अचीव करते हुए आपने अपनी गुड्स और सर्विसेज में ऐसी जिद्दत लेकर आनी है कि आपका कस्टमर अगर आपकी चीज़ या सर्विस को अप्रोच कर रहा है तो वो उसे सेटिस्फाई भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम केबल्स यूज़ करते हैं, अपना टीवी केबल्स यूज़ करते हैं, चैनल्स वगैरह हम देखते हैं, अगर हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है उससे तो हम कोई और ज़राए जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे आप इंटरनेट के रिसोर्सेज मीडियम जो है वो यूज़ करते हैं, अगर किसी को इंटरनेट की उतनी स्पीड या उतने आपको एमबीज़ केबीज़ नहीं रिसीव हो रहे कि आपका काम अच्छे से चल सके, तो आप दूसरा अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं कि कौन सा और मीडियम है जो मैं जिसको अप्रोच करके मैं अपना काम जो है वो बेहतरीन तौर पे कर सकता हूँ, जिससे अगर मैं एक्सपेंस भी उस चीज़ की फ़ीस भी अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे उसमें बेहतरीन नताइज भी मिलें। ठीक है। और आपकी एट द सेम टाइम आपकी कंपनी को जब कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं तो कंपनी भी उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करती है। कि क्या बेहतरी लाने की कोशिश करती है? वेरिएशन लेकर आती है। वेरिएशन में क्या करती है? मैनेजमेंट के लिहाज से इम्प्रूवमेंट लेकर आती है, क्वालिटी के लिहाज से इम्प्रूवमेंट लेकर आती है और प्रोडक्ट के लिहाज से इम्प्रूवमेंट लेकर आती है। प्रोडक्ट के लिहाज से इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आ सकती है कि प्रोडक्ट में डिफरेंट मज़ीद प्रोडक्शन लाइंस को इंट्रोड्यूस करवा देती है। ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। गोल्स आर अचीव थ्रू इट टू अप्रोचेस। ठीक है जी, दो तरह की अप्रोचेस हैं सिक्स सिग्मा को अचीव करने के लिए, जिस पे ये प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। कौन सी अप्रोचेस हैं? फर्स्ट वन है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ऑब्वियसली बात है, जब भी कभी आप कोई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने निकलते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, आखिर वजह क्या है जिसको मुझे सॉल्व आउट कराना है। ऐसे नहीं कि 5-6 बंदे कहीं अपनी बात पे जरगा खोल के बैठ के लड़ रहे हैं और आप उसमें अपनी टांग घुसा के बैठ गए हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट आप वहाँ पर बैठ गए हैं कि मैं सिर्फ देखूं। और जब कोई आपसे पूछता है तो आप अगेंस्ट पार्टी की हाँ में भी हाँ मिला रहे होते हैं और जो हक पे होते हैं उनकी हाँ में भी हाँ मिलाने लग जाते हैं, बिकॉज यू डोंट नो द सिचुएशन। आपको पता ही नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए जिसके बारे में आपने कोई सोल्यूशन लेकर आना है। जैसे कि वेयर डज ए फंक्शन डेविएट फ्रॉम व्हाट शुड बी एंड व्हाट इट इज़। ठीक है, कि ये असल मसला है क्या, कहाँ से अराइज हुआ और ये किस वजह से हो रहा है। इसके बाद आपका सेकंड जो अप्रोच होगा, सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर में
सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है या आपका कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले क्वेश्चन को रीड आउट करें। इसलिए हमेशा कहा जाता है, छोटे बच्चों की क्लासेस से ही आपको कहा जाता है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स। बार बार क्वेश्चन को पढ़ने से आपको समझ में आने लग जाता है कि इसमें आपने लिखना क्या है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने आंसर क्या, जवाब क्या देना था, आपने याद क्या किया था। और एट द सेम टाइम कुछ लोग होते हैं जो चीटिंग करते हैं, तो वो चीटिंग में भी उन्हें पता नहीं चलता वो लिखते क्या है। वो तो एक बिल्कुल अलग केस है चीटिंग वालों का, कि उन्होंने सवाल भी नहीं पढ़ना, उन्होंने जवाब भी नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ दूसरे की शीट देखनी है और वट एवर दे हैव द मटीरियल उसको उन्होंने फॉलो करना है। तो वो फिर वैसी बात है कि कहीं जरगे में बैठ के लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो आप ऐसा बंदा है कि आपने जाके वहाँ पे सिर्फ आके चुप करके बैठ गया। अगेंस्ट पार्टी के भी साथ हैं और जो हक वाली उनके साथ भी हैं। ठीक है, प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है ताकि आप उसका सलूशन जो है टाइम को सेव करते हुए, कॉस्ट को सेव करते हुए, अपनी एनर्जी को सेव करते हुए आप अच्छा पॉसिबल आउटकम जो सजेशन या जो सलूशन है उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि वो सबके लिए बेहतरीन साबित हो, उसमें थोड़ी वेरिएशन भी हो और लोग आपको जो है सराहें भी। ठीक है, आपको अप्रेस भी करें। अब सोल्यूशन में क्या चीज़ें हो सकती हैं कि चेंजिंग द स्टेट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम व्हाट इज़ टू व्हाट शुड बी, वो क्या था और उसे क्या होना चाहिए। इंश्योरिंग द चेंज इज़ इम्प्लीमेंटेड फॉर अचीविंग डिज़ायर्ड गोल्स, और ये भी आपने देखना है कि क्या जो आप गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं उसी के मुताबिक आपने उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाया है या किया है कि नहीं। ठीक है, अगर आप एग्जामिनर के मन मुताबिक आंसर नहीं वहाँ पे लिखेंगे तो आप अपनी तरफ से तो सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन जो आपका एग्जामिनर है उसके मुताबिक आप वो सेटिस्फेक्शन आप नहीं उसके मुताबिक दे रहे, तो क्या होगा, दोनों में क्लैशेस होंगे। आपकी जो गोल था वो ये कि मैंने हायर मार्क्स अचीव करने हैं, बट जब एग्जामिनर उसको चेक करेगा तो वो कहेगा रिक्वायर्ड चीज़ तो इसमें इसने मेंशन की नहीं, तो मैं इसे क्यों जो है वो हायर मार्क्स जो है ना दूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आपने जब भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, आपने देखना है कि किन लोगों का मसला है। आपका जो टारगेट जो ऑडियंस है या जो टारगेटेड ग्रुप है उसको आपने देख के अपने प्रॉब्लम को समझना, आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं के मुताबिक, अपने मुताबिक नहीं करते, दूसरों के उस टारगेटेड एरिया के मुताबिक आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो सजेस्ट करना है। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं जो प्रिंसिपल्स हैं, 5 के प्रिंसिपल्स हैं 6 सिग्मा के, वो क्या हैं। फर्स्ट वन है जी फोकस ऑन द कस्टमर। सेकंड वन, measure the value stream and find your problem. Third, get rid of the junk. Fourth, keep the ball rolling. Fifth, ensure a flexible and responsive ecosystem. सबसे पहले फोकस ऑन योर कस्टमर्स। अगेन वही बात कि हमेशा अपने जो टारगेटेड एरिया है या जो आपका कस्टमर है, जो भी इन्वेस्टर्स है, आपने स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ भी हैं, नंबर ऑफ़ पीपल हैं, आपने उनके ऊपर फोकस करने। बिकॉज कीप इट इन माइंड, कस्टमर इज़ ऑलवेज द किंग। कस्टमर क्यों किंग है? क्योंकि कस्टमर ही आपको ऊपर लेकर जाता है और कस्टमर ही आपको ऊपर से नीचे फेंक देता है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने कस्टमर को फोकस करना है। आपने ये नहीं कि अगर आपने कोई ढाबा खोलना है, कोई आपने छोटी सी शॉप लगानी है, किसके लिए, कोई फास्ट फूड की चेन आपने ओपन करना है, ठीक है, उसके लिए आपने आपको अगर पसंद है बर्गर, तो आप बर्गर वही जो अंडा कबाब या कोई भी आप कह लें कि चिकन वाला बर्गर है, आपने वो खोल के आप बैठ जाएंगे, वो आपकी अपनी पसंद है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके कस्टमर को क्या पसंद है, मार्केट में क्या इन है, ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, तो कोई कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। जब हम कोई भी चीज़ न्यू स्टार्ट करने से पहले हमेशा मार्केट का विज़िट करते हैं, हमेशा रिसर्च करते हैं, थोड़े से आप जो है अपनी एफर्ट करते हैं ये जानने के लिए कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है और उस ट्रेंड के अंदर वेरिएशन क्या लेकर आ सकते हैं कि कस्टमर आपको किंग बना दे।
ठीक है, उस ट्रेंड के अंदर आपने क्या वेरिएशन लेकर आनी है, उस चीज़ को आप सिक्स सिग्मा का नाम देंगे, राइट। नेक्स्ट है जी मेजर द वैल्यू स्ट्रीम एंड फाइंड योर प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, आप सबसे जो इसमें मेन स्टेप होगा, आपने ये देखना है कि आप कहाँ पे जो है ना लैग कर रहे हैं, कहाँ पे कोई चीज़ आपने वेस्ट कर दी है। आप तमाम जितनी आपने एफर्ट की है अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सारा डेटा आप अपने पास कलेक्ट करेंगे, डिस्कवर करेंगे प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, कहाँ पे अराइज हुआ और इसकी वजूहात क्या थी, फिर उनके ऊपर आप वर्क करने शुरू कर देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन जो हैं वो पूछेंगे। पहला स्टेप है कि क्वेश्चन आस्क करेंगे सबसे कि ये चीज़ क्यों हुई, इस चीज़ का पहले हिस्ट्री क्या है। जब कहीं पे कोई मर्डर या कोई वारदात होती है तो सबसे पहले वजह नहीं पूछी जाती, सबसे पहले क्वेश्चनिंग की जाती है कि तुमने देखा, कौन एविडेंस है, किस किस ने देखा, क्या हुआ था, कौन यहाँ आया, किसको आते देखा, जाते देखा। उसके बाद आप हमेशा कॉजेज़ की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वन स्टेप इज़ टू आस्क क्वेश्चंस, सेकंड वन स्टेप इज़ टू मूव ऑन कॉजेज़। ठीक है, पहले ही कॉजेज़ की तरफ नहीं शुरू हो जाते कभी भी। जब भी आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है तो सबसे पहले क्वेश्चंस किए जाते हैं, कॉजेज़ बाद में, क्योंकि कॉजेज़ हमेशा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। उन कॉजेज़ में से अगर हमें सिर्फ कॉजेज़ ही पहले पता चल जाए तो हम सिर्फ अंदाजे लगाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ ड्रीमिंग करेंगे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करके अपने पास डेटा को कलेक्ट कर लेंगे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो स्टेट करना उसकी कॉज को वो आसान हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। थर्ड वन इज गेट रिड ऑफ द जंक। ठीक है, इसमें जब वंस यू गेट द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, देन मेक चेंजेस टू द प्रोसेस टू एलिमिनेट वेरिएशन। ठीक है, आपने क्या करना है, उस प्रोसेस के उन स्टेप्स को फॉलो करना है जिसमें आप जो वेरिएशंस हैं उनको आप रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कहाँ पे डिफेक्ट्स हैं, कहाँ पे फ्लॉज हैं, कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैंने रिमूव कर देना। फॉर एग्जांपल, जब कभी हम कोई लेसन प्रिपेयर कर रहे होते हैं या हम कोई स्लाइड्स बना रहे होते हैं, 5-6 स्लाइड्स हमने बना ली, ठीक है, रैंडमली, उसमें से हमने दोबारा से रिव्यू किया, हमें लगा कि फोर्थ वन स्लाइड्स को नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या हम करेंगे कि उस स्लाइड को हम रिमूव कर देंगे फोर्थ वन को। ये क्या होगा कि मैंने डिफेक्ट था उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया या रिमूव कर दिया। ठीक है, जो जंक था इतना सारा उसे रिमूव कर दिया। सेम यही हम अपने लैपटॉप्स, यही हम अपने कंप्यूटर्स, यही हम अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी करते हैं। जब हमारी मेमोरी फुल अप हो जाती है तो हमें एक एडवाइस या सजेशन रिसीव हो जाती है कि यू हैव टू रिमूव और डिलीट योर जंक। जितना भी जंक इकट्ठा हुआ है, यानी जो फालतू चीज़ें आपके पास ओवरलोडेड इकट्ठी हो गई हैं, उससे आपके सिस्टम को नुकसान हो रहा है, आपने इसे डिलीट करना है। जब हम डिलीट करते हैं हमारे पास वापस स्पेस आ जाती है और हम काफ़ी मतलब अपना जो सिस्टम, जो अपनी मेमोरी है उसमें फील करते हैं कि हाँ जी अब थोड़ा सा लाइट हो गया है, हमारा जो कारकर्दगी इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सेम इसी तरह जब आप बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं, तो बहुत सारे ख्यालात आपके दिमाग में इकट्ठे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असरात जो है मुरतब होने लग जाते हैं। वो नेगेटिविटी जो कॉज होती है उससे आपको काफ़ी हेल्थ हैज़र्ड्स होने लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, डिजीज़ क्रिएट हो जाते हैं, तो यू रश टू द हॉस्पिटल, आप चले जाते हैं। सम टाइम क्या होता है हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती, वहीं पे मतलब आपका टाइम पूरा हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए आपका डॉक्टर, आपका फिजिशियन, आपके मतलब जो भी वेल विशर्स होते हैं वो आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप सोचें मत, अपने जहन को थोड़ा सा कूल रखें, काम डाउन रखें, या कुछ ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को बिजी करें कि आपके पास जंक जो फालतू सोचें हैं वो माइंड में आकर आपको डिस्टर्ब ना करें। इसीलिए कहते हैं कि फ्री मत बैठें, और अगर आप डिफरेंट उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जिनसे आपको पॉजिटिविटी या बेटरमेंट फील होता है। ठीक, और रेस्ट देना चाहिए अपने काम में भी, अपनी चीज़ों में भी, अपने सिस्टम में भी, और सबसे बेहतरीन जो आपका सिस्टम, आपका ब्रेन है, उसको भी रेस्ट देना ज़रूरी है, नेसेसरी है। फोर्थ वन इज़ कीप द बॉल रोलिंग। ऑल दी स्टेप्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको सिर्फ यही नहीं कि अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट करें, आप अपनी
पर्सनल लाइफ, डेली लाइफ रूटीन के साथ भी इन चीज़ों की एग्जांपल्स को कोट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से स्टेटमेंट के लिए समझ आएगी। और जब आप पेपर में क्वेश्चन करने के लिए बैठेंगे, कोई केस स्टडी सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैंने किस स्टेटमेंट को किस तरह से मैंने मोल्ड करना है अपने आंसर के लिए। ठीक है, कीप द बॉल रोलिंग। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स क्या कौन होते हैं? जिनका आपकी कंपनी के साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है कीन इंटरेस्ट होता है। आपके इन्वेस्टर्स हो जाएंगे, आपके कस्टमर्स हो जाएंगे, आप जो बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, इस किस्म के लोग। ठीक है, आपने क्या करना है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने हैं। आपने एक स्ट्रक्चर्ड जो प्रोसेस है उसको अपनाना है, अडॉप्ट करना है। मतलब आपने एज अ टीम वर्क करना है। यहाँ पर आपने अपने सजेशंस देने हैं, सबको इकट्ठा करके अपनी टीम को के साथ कोलैबोरेट करना है। अपनी जो भी सजेशंस हैं, जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी डिफरेंट आपने प्रॉब्लम्स के सलूशन दिए हैं उनको शेयर करना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी है। और सिर्फ खुद से नहीं, सबसे पहले पूछना है कि उन्हें ये प्रॉब्लम लगी कि नहीं लगी, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। सबसे पहले पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, पॉसिबल रीजंस लेंगे, फिर उनके साथ साथ जो है जितने भी आपके पास ब्रेनस्टॉर्म करना, जिसे वर्ड यूज़ करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे सबके ओपिनियन, सबके सजेशंस, आइडियाज़ को। उसमें जो बेस्ट पॉसिबल हमें लगेगा, जंक को रिमूव करेंगे, बेस्ट पॉसिबल को अगर हमें लगेगा कंपनी के लिए वेरी गुड है, और कंपनी के लिए वेरी गुड तब लगेगा जब आप फ्यूचर को एनालाइज करेंगे। करंट को नहीं, टुडे को नहीं, पास से देखते हुए फ्यूचर को एनालाइज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर को अगर एनालाइज करेंगे तो आपके पास ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको गेन होंगे। ठीक है, फ्यूचर की तरफ मूव करते हुए आपने अपने जो फॉल्ट्स होंगे, डिफेक्ट्स होंगे, उन्हें एलिमिनेट करना है। ठीक है, हमेशा फ्यूचर को देखना है, बट पास्ट को नज़र में रखते हुए। ठीक है, उसके बाद आपने जब ब्रेनस्टॉर्म करना है तो रीडिज़ाइन करना है। तमाम फेलियर्स को रीडिज़ाइन करेंगे, जितना भी रिस्क था उसको आप रिड्यूस करेंगे। सारी प्रिंसिपल्स, मेथडोलॉजीज़ आपने टीम के साथ अपनी शेयर करनी है। ठीक है, इसका अब जो 6 सिग्मा का जो प्रोसेस है, इस 4th स्टेप के ऊपर ये प्रोसेस अच्छी तरीके से एंडिंग जो स्टेप्स होंगे उनकी तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, आपने सारी मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करना है, जो भी आपको बेहतरीन लगेंगी। आपने अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनसे निगोशिएट करना है, कम्युनिकेट करना है, और जो जितने भी आपके पास फेलियर्स थे उनको रीडिज़ाइन करेंगे। कुछ फेलियर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप, डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप रिमूव नहीं कर सकते, आप उनको मोल्ड कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं। रीडिज़ाइन से बाज़ बहुत अच्छी सी चीज़ें आपको जो है जो जिसे आप कहते हैं रिसाइकल करना, चीज़ों को आपको मिल जाती हैं। ठीक है, लास्ट वन स्टेप है जी, एंश्योर ए फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम। ठीक है, ये जो 6 सिग्मा के अंदर ये वाला जो पॉइंट है, ये बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज लेकर आता है। जब किसी भी आप फॉल्टी या कोई इनएफिशिएंट प्रोसेस को रिमूव करते हैं अपने सिस्टम से, तो आपका सिस्टम एकदम से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक बिल्डिंग खड़ी की हुई है और उस बिल्डिंग में मेरा एक रूम जो है वो बहुत अननेसेसरी है, यूजेज में नहीं है, तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं उसे मोल्ड करके कोई ऑफिस में कन्वर्ट कर दूं तब वो मेरे 1000 कामों में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो स्पेयर स्पेस है वो भी यूटिलाइजेशन में आ जाएगी, और उसमें जो कॉस्ट या कोई ऐसी चीज़ है उसे मैं कुछ इस तरह से रीडिज़ाइन, रीस्ट्रक्चर कर दूं कि वो मेरे टोटली फ़ायदा मुझे उसे हासिल हो। तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना। इसमें आपके पीपल, इसमें आपके डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो आपके इस चेंज को जो है अडॉप्ट करने में आसानियाँ क्रिएट करते हैं। ठीक है, रीडिज़ाइन करते हैं, और क्विकली बेसिस पे आप अपने जो क्या कहते हैं उनको, पॉसिबल जो आपने सजेशंस दिए होते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उस पर सबसे पहले ज़रूरी है कि आप शेयर करें सबसे, अपने पूरे मेंबरान के साथ, जो भी मेंबर्स होते हैं उनके साथ, फिर और ताकि किसी को इस चीज़ के ऊपर कोई इतराज़ ना हो, क्योंकि एकदम से कोई चेंज को अडॉप्ट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसीलिए चेंज हमेशा सबकी राय रजामंदी के साथ, कि उसमें सिर्फ
पास्ट को देखते हुए अगर आप फ्यूचर को देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जो करंट टुडे की सिचुएशन है उसको निगलेक्ट नहीं करना, उसे भूल नहीं जाना। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई नई चेंज आ रहा है तो वो आपके अपने लिए होगा, आपके फ्यूचर के लिए होगा, लेकिन जो करंट में जिस टीम ने आपके साथ चलना है, वर्क कर रही है, वो टीम अगर उन लोगों को ही इसमें कोई अट्रैक्शन ना मिले, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं नज़र आएगी, तो दे विल लीव, वो आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी होता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीज़ों पे फुली फोकस करना चाहिए। सुनने में तो बहुत आसान है कि हाँ जी सिक्स सिग्मा, ओके सिक्स सिग्मा वेरी इंटरेस्टिंग, समझ आ गया, आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं, चीज़ सुनने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ क्वाइट रिस्की, क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो हमारे लिए बाज़ बेहतरीन होता है लेकिन दूसरे लोगों के नहीं। हर एक की सोच हर इंसान से मुख्तलिफ है, डिफरेंट सोच है, डिफरेंट पीस ऑफ माइंड है, तो हर कोई हर एक की बात पे जो है ना वो लबैक नहीं कहता, ओके नहीं कहता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी इम्प्लीमेंटेशन कोई चीज़ करवाने लगें तो सब लोगों के बारे में सोचें, सिर्फ स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं, आपके एम्प्लॉयज़, आपकी अपनी कंपनी के बेनिफिशियल है भी कि नहीं, आपके हक में बेहतर है कि नहीं, उसके लिए भी आपने सोच के चलना है। ठीक है, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कराना जस्ट सब्जेक्ट पढ़ के उसे कह देना हाँ जी ईजी है, नहीं, बिल्कुल ईजी नहीं होता जब तक आप उसे प्रॉपरली उसमें इंडल्ज नहीं हो जाएंगे। क्यों? इसी का नाम तो ऑर्गेनाइजेशन रन करना है, इसी का नाम तो बड़े बड़े ओहदों पे प्रमोट होना है, आसान काम नहीं है। नेक्स्ट है जी द सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी। क्या हो सकती है? दो तरह की मेथडोलॉजीज वी हैव, टू मेन सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजीज। फर्स्ट वन जिसको मैं नाम दूंगी DMAIC एंड DMADV, इसको हम वन बाय वन देखेंगे बिकॉज ईच स्ट्रेटजीज और each methodologies has its own set of recommendation। ठीक है, recommended procedures हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसी भी न्यू चीज़ में। बाज़ का डूबता हुआ जो बिजनेस होता है ना, उसको ऊपर लाने के लिए भी आप सिक्स सिग्मा को यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए। सिक्स सिग्मा के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वाइटल रोल प्ले करते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स बेस्ड है? कौन सी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? ये बहुत रोल प्ले करती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है पुरानी ट्रेडिशनल वेज पे काम करिए तो वो किसी भी चेंज को जो है आने नहीं देंगे। उसमें ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे वर्कर्स होंगे जिन्हें आप इंसेक्ट्स कहेंगे, ठीक है, वॉर्म्स कहेंगे जिनको आप, तो वो कभी भी आप चेंज को इम्प्लीमेंट कराने में वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले सिक्स सिग्मा के लिए ज़रूरी है उस जड़ को, उस रूट को, उस प्रॉब्लम क्रिएटर इंसेक्ट को निकाल बाहर करो। ठीक, तब जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से काम करेगी। Moving towards first one methodology, that is DMAIC, that is a data driven method used to improve existing products or services from better customer satisfaction। याद रखिएगा, जो ऑलरेडी मौजूद हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उनको बेहतर बनाने के लिए, उनका म्यार बेहतर बनाने के लिए, ताकि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो, आपको छोड़ के ना जाए, लॉयल्टी बरकरार रहे। ठीक है, उसमें आप कुछ वेरिएशन लेकर आते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन दिल खोल के आपके सजेशंस, आपके कंप्लेंट्स को सुनती हैं और उन्हें जो है उनकी जो सजेशंस होते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करती हैं। ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती कि हमारे कस्टमर ने हमारे खाने के बारे में, हमारी किसी चीज़ के बारे में गलत बयानी कर दिया तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। नहीं, जो लोग अपने ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते हैं, जो तनकीद सुनते हैं, वही कल को बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि दूसरों पर तनकीद की जाए, ज़रूरी है कि ख़ुद अपने ऊपर, अपने करैक्टर पे, अपने आप पे क्रिटिसिज्म सुना जाए, बर्दाश्त किया जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डे बाय डे अपने आप को निखारते जाएं। ठीक है, यही चीज़ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी का दोस्त अच्छा नहीं लग रहा, उसके बारे में लोग आके बहुत सारी तनकीद करते हैं तो वो दोस्त उसको मार के कोई नया दोस्त उसी टाइम पैदा कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होता। वही एग्जिस्टिंग फ्रेंड है, उसी को जो है चेंज करो ताकि उसमें डे बाय डे बेहतरी आए, इम्प्रूवमेंट आए और निखार पैदा हो। अब इसकी क्या
एक्रोनिम इसके क्या जो है फेजेस हैं, क्या DMAIC के जो है फेजेस हैं कितने हैं वो देखें। D फॉर डिफाइनिंग, M फॉर मेजर, A फॉर एनालिसिस, I फॉर इम्प्रूवमेंट, C फॉर कंट्रोल। इस चीज़ पे आपने अमल करना है, पहले डिफाइन करना है आपने किस चीज़ को। आप क्या करेंगे, अपना जो भी बिजनेस का प्रॉब्लम है कस्टमर के पर्सपेक्टिव में उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आप सेकंड वन में आप क्या करेंगे, जो भी आपने जितने भी आपके गोल सेट हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, किस तरह उनको अचीव करना है, कौन से रिसोर्सेज हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उनको आपने देखना है। आपने अगेन जो है आपने जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं डिफाइन करने में कि भाई इन राइट ट्रैक पे हैं भी कि नहीं है, उनको आपने जज करना है। सेकंड में आप मूव करेंगे मेजरमेंट की तरफ। आपने क्या करना है सेकंड फेज में कि ये एक टूल है मेजर करने का कि किस तरह से आप अपनी क्वालिटी को क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं उनको आपने ट्रैक करना है। ठीक है, उसके बाद उनका जो आउटकम्स का क्या रिजल्ट हो सकता है उसको देखना है। थर्ड में आप एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसमें आप डिस्कवर करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को, डिफरेंट पॉजिटिव आउटपुट्स को। ठीक है, डिटरमिन करते हैं कि अगर आपका प्रोसेस एफिशिएंट है या इफ़ेक्टिव है, उसको देखेंगे। और अगर ये एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है तो ये प्रोसेस आपको फ्यूचर के गोल्स अचीव करने में मददगार साबित हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको आपने देखना है। अगेन आपने इसमें डिफेक्टिव जो गुड्स और सर्विसेज होंगे उनको रिड्यूस करना है, कम करना है, ख़त्म करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस करना है, और वेरिएशन पे हिस्टोरिकल डेटा से आपने अपनी वेरिएशंस को लेकर आना है देखते हुए। फिर आपके पास इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट में आपने क्या करना है, आपने पॉसिबल रीजंस लेकर आनी है कि दो वेरिएबल्स आपने देखने हैं, वेरिएबल्स का चेंज आपने देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेरिएबल x है और वेरिएबल y है, दो तरह के वेरिएबल हैं, दोनों का आपस में एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट देखना है, चेंज देखना है कि कौन सा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन सा किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आपने रिलेशनशिप देखना है बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। कोई से भी दो वेरिएबल्स होते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल के लिए सपोज के लिए कह दिया एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, आप कोई से भी दो वेरिएबल्स ले सकते हैं। ठीक है, बट आपने दोनों का रिलेशनशिप देखना है इम्प्रूवमेंट लेकर आने में कि अगर ये वाला मेरा प्रोडक्ट है और ये बी प्रोडक्ट है, दोनों में से कौन सा बेटर हो सकता है। ठीक, लास्ट वन इसमें है जी कंट्रोल। कंट्रोल में आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जो भी प्रीवियस आपके स्टेप्स थे वो आपकी कस्टमर के लिए सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और फिर आप अपने जो भी प्रोसेस होता है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। DMAIC इज़ अप्लाइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ ए सर्विस। ठीक है, ये कहाँ आपका अप्लाइड होता है वो मैंने बता दिया है, किसी भी प्रोडक्ट या उसकी तैयारी के लिए जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा हो, बन रहा हो, या कोई भी आप सर्विस जो है वो डिलीवर करवा रहे हो। ठीक है, इसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज भी आ जाती हैं, इसमें आपकी बैंकिंग की सर्विसेज आ जाती हैं, इंटरनेट वगैरह इस तरह की सर्विसेज, कैश रिलेटेड सर्विसेज, ये सारी। नेक्स्ट है हमारी DMADV, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा DFSS। ठीक है, प्रोसेस यूज टू डिज़ाइन और रीडिज़ाइन डिफरेंट प्रोसेसेस। इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं और रीडिज़ाइनिंग करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस की। ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस डिलीवरी। अगेन कोई प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब है, कस्टमर्स की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है वो जो है बूस्टअप नहीं हो रहा, बाकी नए आने वाले प्रोडक्ट, राइवल्स के प्रोडक्ट एकदम बूस्टअप हो रहे हैं, तो आप अपनी ही प्रोडक्ट को कैसे मोल्ड करते हैं, मोल्डिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसे रीडिज़ाइन कर देते हैं। ऐसा किस तरह की चीज़ों में होता है, इलेक्ट्रॉनिकल थिंग्स में ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले जो थे विंडो एसिस एयर कंडीशंस होते थे, फिर वो स्प्लिट एसिस में कन्वर्ट होकर इन्वर्टर्स वगैरह में। ठीक, फिर आपके मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा, पहले सिंपल मोबाइल फ़ोन होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लिप में आ गए, अब अगेन फ्लिप में भी आ गए, लेकिन उसमें काफ़ी वेरिएशन आ गई है। ठीक, फिर डिवाइसेस जो हैं काफ़ी वो थिन होने लग गई, फिर कैमराज, फिर ये सारी चीज़ें, क्वालिटी उस पर वर्क होने लग गया। यानी हर किसी ने अपनी कॉस्ट कट के लिहाज से, अपने R&D
के ऊपर वर्क किया ताकि उसका डिपार्टमेंट जो है वो अपग्रेड हो जाए। ठीक, इसके 5 फेजेस कौन से हैं? अगेन वही, डिफाइन, एम फॉर मेजरमेंट, ए फॉर एनालिसिस, डी फॉर डिज़ाइन, वी फॉर वैलिडेट। अब इसमें सिर्फ लास्ट 2 थिंग्स चेंज हैं। एक तो डिज़ाइन में बता दें कि आपने डिज़ाइनिंग करनी है, रीडिज़ाइन करना है। अगर कोई फॉल्ट या आपको फ्लॉ नज़र आ रहा है उसका आप रीडिज़ाइन करेंगे, री इंजीनियरिंग करेंगे, यहाँ पे रीस्ट्रक्चर्ड करेंगे। इधर आई एम गोइंग टू यूज़ द वर्ड री इंजीनियरिंग, रीस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, रीडिज़ाइनिंग। री इंजीनियरिंग इस चीज़ को कहते हैं जिसमें आप अगेन किसी प्रोडक्शन के अंदर, किसी सर्विस के अंदर कोई आप वेरिएशन लेकर आते हैं, कोई न्यू थिंग लेकर आते हैं, कोई इसकी चेन बिल्कुल जो है वो वेरिएट कर देते हैं, उसमें कोई न्यू एडवांसमेंट लेकर आ जाते हैं। चीज़ वही रहती है लेकिन उसके अंदर आपकी कंपनी का नाम भी वही है, लोगों को पता है जी ये कंपनी इस लिहाज से, लेकिन आप उसमें मज़ीद कोई वेरिएशन लेकर आते हैं कि पीपल समझते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं कि हाँ जी वो भी कंपनी भी ये चीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है, बट ये पहले से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी, इसने थोड़ा सा न्यू वेरिएशन इसमें लेकर आया और इनकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है, तो वी हैव टू गो फॉर दैट। नेक्स्ट, वैलिडेट। आप फिर वैलिडेशन करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो वाकई मार्केट में पॉजिटिव वे में इंट्रोड्यूस हो भी रही है, नहीं होगी, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, ठीक है, उस चीज़ को आप देखते हैं। ADV इज़ एम्प्लॉयड व्हेन एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस डू नॉट मीट कस्टमर कंडीशंस। अगेन आपके जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट हैं वो वैसे के वैसे पड़े, कस्टमर उनको अट्रैक्ट, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, अट्रैक्ट भी नहीं हो रहे उससे। तो इवन आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन और व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू मेथड्स, तो आप उस पर री इंजीनियरिंग करते हैं, रीडिज़ाइनिंग करते हैं, रीस्ट्रक्चर्ड करते हैं। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर दूं कि ये जो आपका क्या नाम है, इसकी समरी है, उसमें क्या चीज़ आती है कि आपने एक तो इसका डिफाइनिंग करनी है, फिर आपने इसके मेजरमेंट करनी है, एनालिसिस करना है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट करनी है और कंट्रोल करना है या आपने जो है इस्टेब्लिश करना है। डिफाइन अ प्रोसेस वेयर रिजल्ट्स आर पुअर देन एवरेज, measure the process to determine exact current performance, analyze the information to pinpoint where things are going wrong, improve the process and eliminate the errors, establish और controls। ठीक है, establish करेंगे या controls करेंगे to prevent future defects from occurring, future में आने वाले कोई defects हमें ना arise होने लग जाएं। ठीक है, this is all about the lecture. आई होप यू विल अंडरस्टैंड और आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। थैंक यू।